हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। दैट इज़ अबाउट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके पहले भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ के रखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोलूट पार्टिकल्स। सिर्फ सोलूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है एंड ना ही सोलूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस, हमें आज तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलना है, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, हमें इसके बारे में समझना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा टी एफ। एंड गाइस, यहाँ पर जो डेरिवेशन डिराइव होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है टू द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट का सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल सोलूट को डिसॉल्व करते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोगों को उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होते हुए मिलता है, देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये समझ के रखना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग हम लोग क्या देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम and two phases have same vapor pressure। देखिए, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में तो है ही है, लेकिन इन दोनों का वेपर प्रेशर कैसा होगा? इक्वल होगा। इसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट को डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ये ज़्यादा होगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स इफ टी नॉट एफ, इसे मैं कहता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, freezing point of pure solvent, and TF, it is the freezing point of solution, तो मैंने आप लोगों को जो बताया उसके हिसाब से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि T नॉट एफ इट इज़ ग्रेटर देन TF। जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट को डिसॉल्व करेंगे तो ऐसे केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो गाइज, T नॉट एफ एंड टी एफ, इसमें रिलेशनशिप क्या मिला हमें? टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन द टी एफ। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे आप लोग कैसे निकालोगे? तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ निकलेगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एंड ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है डेल्टा टी एफ के बराबर। और ये जो डेल्टा टी एफ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसे कहा स्टेट बोर्ड में कि डिफाइन डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है गाइस? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी हेडिंग बनाते हैं, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट as a consequence of vapor pressure lowering
ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ रिलेटेड रखता है। कैसे रखता है देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसकी स्टडी हम लोग ग्राफिकली करते हैं, राइट। अ ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वी नो दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल एज लिक्विड की बात करें तो दोनों चीज़ें आ गए, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बराबर है, एंड सॉलिड। तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन द सॉलिड स्टेट हमें ये भी चेक करना होता है। जी हाँ, कैसे चेक करते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कर्व ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहली कर्व है ए बी, दूसरी जो कर्व है वो है सी डी, एंड तीसरी जो कर्व है वो है ई एंड एफ। गाइस यहाँ पर ए बी ये जो कर्व है इट इज़ द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। दिस इज फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट होता है। वेपर प्रेशर कर्व सी डी ये जो होता है ये होता है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, एंड ई एफ ये जो वेपर प्रेशर कर्व है ये होती है फॉर द सॉल्यूशन। नाउ वी नो दैट कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज P01 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें तो ये पहले से पता है, हाँ, एंड इसीलिए तो ये वाली जो कर्व है ये ऊपर है। सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर ही रहती है। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये जो कर्व्स है ए एंड बी ये एट पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी के साथ इंटरसेक्ट होती है एट पॉइंट बी, बराबर है। ई एंड एफ को देखिए तो ये ए और बी के साथ इंटरसेक्ट होती है एट पॉइंट ई। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए थोड़ा सा सोचिए तो सर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होगा। हाँ, वेपर प्रेशर कम होगा, देखिए कम होगा, एंड एट पॉइंट बी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट is becomes equal to the vapor pressure of the solid solvent। तो एट पॉइंट बी ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर किसका हो जाएगा गाइस, तो इट विल बी द टेम्परेचर दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय T0F। एंड जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वेपर प्रेशर भी कम होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। अब मैंने थोड़ा सा उल्टा तरीके से आपको बताया क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट दिमाग में होता है आप लोगों के, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो गया इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। हाँ, एंड एट पॉइंट ई you will observe कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to the वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये जो टेम्परेचर हो जाएगा ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा गाइस, TF। दैट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर द सॉल्यूशन। ना इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा गाइस, डेल्टा TF। एंड इस डिफरेंस को आप लोग जरा सोचिए, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या है, डेल्टा P है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है गाइस कि जो डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, एंड वी नो दैट कि डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, P01 इंटू X2B होता है। तो डेल्टा TF इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डेल्टा TF इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एंड हेंस यहाँ से भी हम लोग साबित कर सकते हैं कि सर डेल्टा TF इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। एंड ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है इससे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एंड इसका रिलेशन आप लोगों को किसके साथ मिल रहा है, वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ। ये चीज़ भी क्लियर है। अब समझते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF है, डेल्टा TF जो होता है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, that is it is directly proportional to the molality of solution। means we can say that delta TF is directly proportional to small m,
एंड इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ गाइस, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ के एफ, करते हैं के एफ इंटू एम। जरा सोचिए, ये इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसा आप लोगों ने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पर हम लोगों ने के बी यूज़ किया था, डेल्टा टी बी यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोग के एफ यूज़ कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बस यही डिफरेंस था ना। यहाँ पे देखिए गाइस, के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ इन डिवाइडेड बाय एम। गाइस यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि के एफ का मतलब होता क्या है। इसे हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और यू कैन से दैट कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी आप लोग कह सकते हो। और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं गाइस, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं ना। इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे आ सकती है। इफ m इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, मतलब ये कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1 मोलल। 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सोलूट का डिजोल्व होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर होता है, उसे हम लोग 1 मोलल कहते हैं। बराबर है गाइस। अगर आपने m इज इक्वल टू 1 कर दिया तो आपको मिलेगा के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ मिलेगा। देखिए अब के एफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। बराबर है। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of a solute is dissolved in 1 kilogram of a solvent, इसे हम लोग कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। गाइस अब इसके यूनिट के बारे में सोचिए कि यूनिट ऑफ के एफ आप लोगों को क्या मिलेगा। आपके पास के एफ का इक्वेशन क्या आया हुआ है, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम। देखिए डेल्टा टी एफ ये हम लोग किस में लेंगे, केल्विन में, एंड मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो इसका यूनिट अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और इसका यूनिट जो हम लोग दे सकते हैं गाइस, वो दे सकते हैं डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ये दोनों केसेस में इनका यूनिट सेम हो जाता है, मतलब वैल्यू ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। क्लियर है, के एफ के बारे में हमें समझ में आया। एंड यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब देखिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डेल्टा टी एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। साबित होता है कि नहीं होता कि मोलैलिटी, ये जो डेल्टा टी एफ है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस अब हम लोग डेरिवेशन डिराइव करके देखते हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे डेल्टा टी एफ का इस्तेमाल करके हम लोग मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोलूट, मोलर मास ऑफ solute, or you can say non-volatile solute from depression in a freezing point, from depression in the freezing point। यहाँ से हम लोग डेरिवेशन डिराइव करके दिखाएंगे। कैसे डेरिवेशन होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बिल्कुल सेम टाइप के जैसा आप लोगों ने एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ के रखा है गाइज। बराबर है। नाउ हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को एक चीज़ पता चलती है कि जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बराबर है। एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, के एफ इंटू एम लिखते हैं, वेयर के एफ का मीनिंग हम लोगों ने समझ के रखा है। क्या होता है के एफ का मीनिंग, इट इज़ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी हम लोग नाम इसके लिए दे सकते हैं, या फिर हम लोगों ने एक और नाम इसे दिया था, क्या कहा था गाइज, इसे हम लोगों ने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
कहा था, इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, नाउ मोलैलिटी की डेफिनेशन हम लोग अप्लाई करते हैं गाइस। तो मोलैलिटी का मीनिंग होता क्या है जरा ये समझिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन kg होता है। ये मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है। नाउ एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसा सॉल्यूशन के लेट W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट having molar mass M2 is dissolved in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए कंडीशन को जरा समझिए, W2 ग्राम सोल्यूट जिसका मोलर मास M2 है, इसे मैंने डिजोल्व करा है W1 ग्राम सॉल्वेंट में। तो ऐसे केस में हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास है, तो W2 अपॉन M2। एंड नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए, हमें चाहिए किलोग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज हम लोगों ने लिया है W1 ग्राम, बराबर है। W1 ग्राम की अगर बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर kg, तो ये हो गया W1 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ द kg, बराबर है। नाउ मोलैलिटी की डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस करिए इसे, सब्स्टिट्यूटिंग इन द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज इन इक्वेशन, इसे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। इन इक्वेशन 2 देखिए मोलैलिटी M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज W2 अपॉन M2। एंड यहाँ पर आता है W1 बराबर है डिवाइडेड बाय क्या मिला आपको 1000 किलोग्राम, तो ये चला जाएगा गाइस यहाँ पर। तो मोलैलिटी का इक्वेशन आपके सामने ऐसा आ गया है ना। सो देयरफॉर अगर हम लोग इक्वेशन 1 को देखते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा M2 इंटू W1 हो सकता है। वेयर सारी टर्म को समझ लीजिए, डेल्टा TF का मतलब क्या होता है गाइस, डेल्टा TF का मतलब आपको पता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये कैसे निकालते हो, T0F माइनस TF से निकालते हैं, बराबर है। देन KF का मतलब पता ही है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 मास ऑफ सोल्यूट इन द ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या यहाँ से हम लोग M2 नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। और गाइस आप लोगों को W2 के बारे में पूछा जा सकता है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाय KF इंटू 1000। और ऐसा न्यूमेरिकल भी हो सकता है जिसमें आपको कहेगा कि KF निकाल के दो, तो KF इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने आ सकते हैं इन द फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के ऊपर। क्लियर है गाइस, ये होता है डेरिवेशन। अब यहाँ से भी हम लोग साबित कर सकते हैं कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऐसी प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ओनली। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये न्यूमरेटर में है। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n नंबर ऑफ मोल्स, एंड हेंस डेल्टा TF क्या हो जाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आपने पहली पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। गाइस अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। क्या डेली लाइफ में हमें इसके एप्लीकेशन मिल सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा TF लिखता हूँ मैं इन शॉर्ट, मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा TB के बारे में पढ़ा था, एंड हमारे घर में उसका एप्लीकेशन होता है ना, हमारे घर में ही उसका एप्लीकेशन होता है।
ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर भी एप्लीकेशन मिलते हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं। पहला एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूशन को फ्रीज नहीं होने देगा वो। गाइस हम लोगों ने ये पढ़ा था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में कि जब गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल कूलेंट का काम करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वगैरह वगैरह पढ़ा था। लेकिन ज़रा सोचिए, आप लोगों को अपनी गाड़ी ऐसे एरिया में चलानी है जहाँ पे टेम्परेचर सब 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 से कम। तो 0 से कम डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो आपकी गाड़ी में जो ऑयल वगैरह है वो भी क्या हो जाएगा गाइस? फ्रीज हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोगों को यूज़ करना होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जो ऑयल को भी फ्रीज नहीं होने देगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो रेडिएटर में हम लोग पानी वगैरह फिल करेंगे वो भी फ्रीज नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी हम लोग एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालेंगे। हाँ, उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो सेम केमिकल दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। क्यों ऐसा? इथिलीन ग्लाइकॉल डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाँ, तो इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और सोल्यूशन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया तो वहाँ पर पानी फ्रीज होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देते हैं दैट इज ऑन द आइसी रोड। आप लोग आइसी रोड मतलब आइस, बर्फ। जरा सोचिए, विंटर के सीजन में हेवी स्नोफॉल होता है, बराबर है ना? हेवी स्नोफॉल होता है तो सड़क के किनारे जो बर्फ गिरता है हम लोग उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड या फिर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे करा देते हैं पाउडर फॉर्म में। क्या होगा? जैसे जैसे कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड पानी के कॉन्टैक्ट में मिक्स होगा, पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कर देगा? गिरा देगा। जिसके कारण क्या होगा? पानी फ्रीज जल्दी नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका गिर गया। तो जो भी स्नो गिर रहा है वो पानी बनकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिमूव वहाँ से होता जाएगा। यही फिनोमिना यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स के ऊपर भी, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है एंड ऊपर से एरोप्लेन जा रहे हैं तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स को छिड़क देते हैं। कौन से? जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिसे डी आइसिंग कहा जाता है। डी आइसिंग, आइस को रिमूव करना। तो आइस को रिमूव करने के लिए हम लोग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस क्लियर है? अब समझते हैं गाइस कैलकुलेशन ऑफ KB एंड KF के बारे में। सर ये तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है। हाँ, कैसे? देखिए, अगर हम लोग डेल्टा TB की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इट इज़ इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। एंड डेल्टा TF की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या मिला था? KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हाँ सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। बिल्कुल, यहाँ से KB एंड KF का इक्वेशन बना लीजिए, बना सकते हैं। KB इज इक्वल टू क्या मिला था? तो डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। हाँ, सिमिलरली KF का इक्वेशन क्या मिलता है? KF इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि इफ KB एंड KF इज नॉट गिवन, ये एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल पे होता है। अदरवाइज इस फॉर्मूले से काम चल जाता है। तो हमें वो भी फॉर्मूला याद रखना है गाइस। हम लोग KB एंड KF को कैसे निकाल सकते हैं? गाइस KB की अगर हम लोग बात करें तो KB हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं, M1R इंटू T0B का स्क्वायर, T0B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा वेप H, डेल्टा वेप H। इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर सारी टर्म को पहले आप लोग समझ लेते हैं। KB की बात करें तो KB के साथ साथ KF भी हम लोग रिमूव कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं गाइस। KF इज इक्वल टू M1 इंटू R इंटू डेल्टा TF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा FUS H।
आपने ये दोनों की दोनों जो टर्म्स है ये थर्मोडायनामिक्स वाले लेसन में पढ़ के रखी थी। देखिए KF एंड KB के बारे में आपको पता है। यहाँ पर M1 का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर M1 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। R आपको पता है कि R का मतलब होता है ऑलवेज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड इसकी दो वैल्यू हम लोग लेते हैं कॉमन 8.314 जेके इनवर्स, मोल इनवर्स और 2 कैलोरीज अगर कैलोरी में ये गिवन होगा तो। एंड T नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। गाइस एक चीज़ याद रखेंगे, ये हमेशा केल्विन में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये केल्विन में है। एंड डेल्टा वेप एच का मतलब होता है गाइस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है सर, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। जी हाँ, एक मोल लिक्विड को जब हम लोग वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। नाउ यहाँ पर टर्म देखिए M1 हो गया, बिल्कुल सेम टर्म है जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। R की बात करें बिल्कुल सेम टर्म है जो आप लोगों ने यहाँ पर समझ के रखा है। गाइस T0F का मतलब क्या, तो T0F का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। एंड डेल्टा FUS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाउ फ्यूजन का मतलब क्या, फ्यूजन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड। तो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हमें लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन कहेंगे। तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, पर्टिकुलरली जेई जैसे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस होता है गाइस, राइट। यहाँ पर हम लोग KB को एक और तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं एंड KF को भी, दैट इज अल्टरनेटिवली KB इज इक्वल टू R इंटू T0B का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LV होता है। अब यहाँ पर सारी टर्म का मीनिंग आपको पता है। LV का मतलब क्या होता है, तो LV का मतलब होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, amount of the heat required to evaporate 1 gram of the liquid। यहाँ पर 1 मोल लिक्विड जब इवापोरेट होता है तो यहाँ जो एंथैल्पी लगती है उसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, लेकिन 1 ग्राम लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी उसे आप लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बराबर है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ यहाँ KB के साथ साथ हम लोग KF को भी डिटरमाइन कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्मूले से। KF इज इक्वल टू होता है R इंटू T0F का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF। LF का मीनिंग क्या होता है, LF का मीनिंग होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब इसी के समान हम लोग डिफाइन करा सकते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड। देखिए 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है इसी हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है इसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस, LV, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गाइस LV की अगर बात करें तो LV इज इक्वल टू होता है ऐसे, डेल्टा वेप H डिवाइडेड बाय M1 दैट इज मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड LF की बात करते हैं तो LF इज इक्वल टू होता है डेल्टा FUSH एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन डिवाइडेड बाय M1, राइट। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं KB एंड KF। एक्सट्रीमली रेयर केसेस में जब KF एंड KB गिवन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें इनका इस्तेमाल करना है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बराबर संभाल के रखोगे। गाइस अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लाए हैं मैंने आपके लिए, चेक करते हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में भी मिलते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है हमें ये नहीं मालूम। डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। देन कहता है 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड। आपके पास मोलर मास ऑफ यूरिया है। गाइस यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूशन हैं। जी हाँ, दो सॉल्यूशन है। एक कौन सा सॉल्यूशन है, फॉर यूरिया, है ना। यूरिया सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या डाटा है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट, फॉर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट क्या क्या डाटा है और क्या क्या मिसिंग है ये हम लोग चेक करते हैं। यूरिया के लिए देखिए तो W2 कितना ग्राम यूरिया है, 1.02 ग्राम। इसका M2 आपको दिख रहा है। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है, 60 ग्राम पर मोल। इसका डेल्टा TF कितने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो 0.211 केल्विन से हो रहा है, राइट। फिर हमें ये कहाँ है और कुछ गिवन है यहाँ पर, W1 है ना, व्हेन डिसॉल्व्ड इन है, W1 है 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट। इसके लिए KF है क्या, नहीं दिख रहा है, KF नहीं दिख रहा है, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इसके लिए क्या क्या गिवन है, W2 डैश कर देता हूँ। तो W2 डैश आपके पास है क्या है, कितना है 1.609 ग्राम। कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है, दैट इज W1 डैश कितना 86 ग्राम। डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF डैश कितना है 0.34 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। लेकिन जरा सोचिए इसके लिए तो KF है ही नहीं। अब आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए तरीका क्या हो सकता है, सर यहाँ से KF निकलता है, हाँ, लेकिन वो स्टेट बोर्ड का पैटर्न हो जाएगा, बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगी। पहले यहाँ से हम लोग KF को निकालेंगे, फिर KF की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और M2 को फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट जब तक सेम है तब तक KF बिल्कुल सेम होता है। तो फिर हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कंपेयर करके सॉल्व होता है क्या, जरा देखते हैं कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 होता है, डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2 होता है। सिमिलरली डेल्टा TF डैश का मतलब क्या हो जाएगा, KF, दोनों के लिए KF सेम है, KF इंटू W2 डैश इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 डैश इंटू W1 डैश। मैं इसे अरेंज करता हूँ। देखिए KF इंटू 1000, KF इंटू 1000 सेम दिख रहा है, तो KF इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू 1000, ये दोनों टर्म यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय W2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, KF इंटू 1000, KF इंटू 1000 इज इक्वल टू, सर ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएगी, ना, ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाएगी, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा TF डैश इंटू M2 डैश इंटू W1 डैश डिवाइडेड बाय W2 डैश। अब आप लोगों को दिखता है कि KF इंटू 1000 इज इक्वल टू दिस वन, KF इंटू 1000 इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF डैश इंटू M2 डैश इंटू W1 डैश डिवाइडेड बाय W2 डैश। हैंस हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो ये वाली टर्म यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इसे अरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर M2 डैश इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे पहले आने दो, दैट इज डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 इंटू W2 डैश हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है W2, ठीक है। यहाँ से
ये टर्म यहाँ आ गई तो ये वाले दोनों टर्म यहाँ पे आ जाएंगे, तो W2 इंटू डेल्टा टी एफ डैश इंटू W1 डैश हो जाएगा। अब गाइस इसमें वैल्यूज़ को प्लेस करना है और फिर आंसर को निकालना है। देखिए आपके पास डेल्टा टी एफ कितना है, तो डेल्टा टी एफ है 0.211 इंटू W1 कितना है, W1 आपके पास है 98.5 इंटू M2 कितना है, इसका M2 आपके पास है 60 इंटू W2 डैश कितना है 1.609 डिवाइडेड बाय, हो गया ये वाली वैल्यूज। W2 कितना है, और ये तो W2 डैश होना चाहिए, W2 डैश है, W2 कितना है आपके पास 1.02 इंटू डेल्टा टी एफ डैश कितना है 0.34 इंटू W1 डैश कितना आपके पास 86 ग्राम है। गाइस कैलकुलेट करिए अब आप लोग इसे कैलकुलेट करिए, क्या आप लोगों को M2 डैश की वैल्यू मिलेगी? इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो आंसर मिलता है 67.3 ग्राम पर मोल। आप लोग सॉल्व करके चेक करेंगे, टैली करेंगे, ये मैंने आपको आंसर दिया। इस तरीके से हम लोग अपना थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम बचा सकते हैं गाइस। अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी दो कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम लोगों ने कंपेयर किया और एक में ही फॉर्मूला अरेंज कर दिया एंड कैलकुलेशन करा दिया। अदरवाइज आपको यहाँ से के एफ निकालना पड़ता, यहाँ से के एफ निकालने के बाद इनके फॉर्मूलेस के लिए अरेंज करना पड़ता, तब जाके आप लोग M2 डैश कैलकुलेट कर सकते थे। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट of a solvent which has freezing point 16.6 degree Celsius and latent heat of fusion 180.75 जूल पर ग्राम। गाइस गिवन में आपको क्या दिखता है, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिखता है, मतलब T0F कितना है 16.6 डिग्री सेल्सियस, मीन्स व्हाट 273 प्लस 16.6 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा 289.6 केल्विन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों के पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, मतलब LF की वैल्यू है 180.75 जूल पर ग्राम। तो R की वैल्यू आपको पता हो गई, जूल में यूज़ करनी है 8.314 JK इनवर्स मोल इनवर्स। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है KF। सोचिए क्या रिलेशनशिप यूज करोगे, सर KF इज इक्वल टू R इंटू T0F का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LF होता है, राइट? हाँ होता है बिल्कुल। 8.314 इंटू 289.6 इंटू 289.6 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 180.75 करेंगे कैलकुलेट। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो आपको इसका आंसर मिलेगा 3.86 के पास। इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज़ को केल्विन में कन्वर्ट करा दिया एंड KF का यूनिट हम लोग जानते हैं, जैसा KF का यूनिट होता है वैसे KB के लिए भी यूनिट आता है। क्लियर है ये? अब इस न्यूमेरिकल को देखिए गाइस क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम ऑफ कैम्फर, जिसका फॉर्मूला दिया है C10H16O इन 25.3 × 10⁻³ किलोग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म बॉइल्स at a 61.3 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरोफॉर्म। गाइस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, CHCl3 होता है, राइट? इज 61 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट KB एंड डेल्टा वेब H। KB भी निकाल के देना है एंड आप लोगों को डेल्टा वेब H भी निकाल के देना है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सोचिए। आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 होता है ये फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग KB निकाल सकते हैं गाइस। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। देखिए इसे अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो डेल्टा TB का मतलब क्या होता है, TB माइनस T0B होता है।
ये होता है। फिर M2 मोलर मास ऑफ सोलूट, आपके पास कैंपर का फॉर्मूला दिया है C10H16O, तो ये हो गया 120, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 16, ये आ गया 152, राइट। ये आ गया 152 इंटू W1 कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है 25.3 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय W2 कितना डिजोल्व है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब ये डिफरेंस देखिए, TB आपके पास TB कितना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 61.3 माइनस ये कितना है 61, तो ये हो गया 0.3। गाइस यहाँ से आप लोग KB अगर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है 3.84। यहाँ पर यूनिट ये डिग्री सेल्सियस में है, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल में। अब आप लोगों को दूसरा कैलकुलेशन क्या करने के लिए कहा है, डेल्टा वेप H निकाल के दो, ऐसा हमें कहा है। तो डेल्टा वेप H कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला कौन सा होता है, KB इज इक्वल टू M1 इंटू R इंटू T0B का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा वेप H, ये फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर डेल्टा वेप H इज इक्वल टू M1 इंटू R इंटू T0B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू KB। जरा सोचिए, यहाँ पर ये सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट कौन सा आपके क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये है 12, ये है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 3, तो इसका सम अगर करके देखें तो ये 119.5 होता है। तो 119.5 इंटू 8.314 इंटू T0B, ये आपको केल्विन में लेना है। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 61 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 मिला दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये 3, दैट इज 334 इंटू 334 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3.84। करिए गाइस कैलकुलेट, इसे जब कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को मिलता है 28862.7 के आसपास, राइट। ये जूल में आएगा पहले, क्योंकि ये वाला जूल में है, तो इसे किलो जूल में लेकर जाओगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा 28.862, ठीक है, 862 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करके देना था डेल्टा वेप H। एंड गाइस एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करोगे।